स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीकेंड स्पेशल मार्केट चर्चा में। और हमने दो विषय बड़े विस्तार से बहुत डिटेल में चर्चा की और आपको दो बोनस भी मिले हैं। दो सेक्टर पे भी हमने चर्चा कर ली, एक डिफेंस और दूसरा होटल सेक्टर में, और मेटल में भी हल्की सी चर्चा अजय जी ने करी दी है। तीसरा विषय जो और महत्वपूर्ण है, जो आपके मन में सवाल होगा उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी में क्या करेगा। क्या वो ब्याज दरें बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा? अगर बढ़ाएगा तो क्या लॉजिक है, और नहीं बढ़ाएगा तो उससे क्या लॉजिक बैठता है और क्या उससे होने वाला है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुराग जी, आपसे शुरू करते हैं। आप तो जो कि इंडियन मार्केट को भी बहुत करीब से ट्रैक करते हो और बॉन्ड मार्केट और ये सब में आपकी जो है बड़ी गहरी दिलचस्पी है। आरबीआई के लिए इस समय आइडियल क्या होना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? नीरज, वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, बिकॉज अगर रेट नहीं बढ़ाएगा नीरज तो एक्सचेंज रेट में गिरावट आ जाएगी। और द लास्ट थिंग एनी कंट्री दिस पॉइंट इन टाइम, ये थोड़ा सा समय है लेकिन इसको काटना होगा, क्योंकि आपकी करेंसी नहीं गिर सकती है और फिर आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। अभी देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इंडिया का अच्छा आ गया है, तो मे बी देयर इज सम कंफर्ट। डीप डाइव में मार्केट क्या सोच रहा है वो हमें पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट उनको उनको चलने देना चाहिए। एंड देन उससे करेंसी एक स्टेबल लेवल पे रहेगी, और उसके बाद देखेंगे आगे फेडरल रिजर्व का क्या मूव होता है। और अगर टर्न कर जाएगा देन इट्स ऑल द मोर वेरी गुड फॉर एवरीवन। दैट्स माय ब्रॉड सेंस, नीरज। लेकिन और सॉरी अनुराग, सॉरी क्यों गो अहेड। क्यों फॉलो करना चाहिए हमें फेड को? हमारी जो 250 बेसिस पॉइंट की हम बढ़ा चुके हैं, हम प्री कोविड लेवल से ऊपर जा चुके हैं। एक बार स्किप करें हम मेरा मतलब ये है कि मैं मानता हूँ कि शक्तिकांता दास जी बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है और उन्होंने जैसे मैनेज किया है वो कमेंडेबल है। वर्ल्ड का बेस्ट मैं मानता हूँ कि सेंट्रल बैंकर है जिसने नोट नहीं छापे और आज हम कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन अब मुझे लगता है रुकना चाहिए। ये कई रिपोर्ट्स भी करी सर, मुझे नहीं लग रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ी है, उसने भी यही कहा कि अगर स्किप कर दें तो बड़ी बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी बढ़ा चुके हैं। तो आप एक बार स्किप करिए, देखिए किस तरह से होता है। करेंसी हो सकता है कि 83 के ऊपर चली जाए, तो आपकी पिछले 7-8 सालों की करेंसी डिप्रिशिएशन देखिए ना। अगर आप दो आज़ादी के बाद से हर साल अगर हम 2% जोड़ें तो आप उस लेवल पर नहीं खड़े कि आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत अगर हो भी जाए, लेकिन इधर बचेगा, क्योंकि ये जो 10-11-12% पे ब्याज दर पहुंचने रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करेगी। तो इसमें क्या बुरा है? एक बार स्किप कर देना चाहिए। क्यों फेड को फॉलो करें हम? सो नीरज, उसमें दो चीजें हैं। एक तो उसमें कॉन्स्टेंटली आरबीआई के भी मॉनेटरी जो एमपीसी के मेंबर्स हैं, दे आल्सो से दैट हमारे रेट काटने से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट का। सो कई बार ऐसा नहीं है कि हमने रेट बढ़ा दिया तो बहुत इन्वेस्टमेंट कम हो गया, बिकॉज इन्वेस्टमेंट गोज बाय द वे ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। वो अगर अगर बिलो 80 है और 70s में ही है, अर्ली 70s में है, तो फिर कैपेसिटी आप रेट को कम भी कर दीजिए तो नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड कंज्यूमर उस पे फर्क पड़ता है, कंजम्पशन पे फर्क पड़ता है। थर्ड, आई एग्री नीरज कंप्लीटली, वी शुड नॉट फॉलो दी वेस्टर्न वर्ल्ड। उनकी प्रॉब्लम अलग है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सचेंज रेट का समस्या ऐसी है जिसने जो हमें बाइंड कर देता है इन द शॉर्ट टर्म। मे बी दे कैन स्किप 25 बेसिस पॉइंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड मे बी दे कैन ट्राई एंड डेयर इट दैट। चलिए देखेंगे, अगर आगे प्रॉब्लम होती है तो देन दे कैन कम बैक एंड स्टार्ट रेजिंग इन द सिंक। बट अभी तक देखा गया है कि सभी मार्केट्स इन द सिंक चल रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए वो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, वो रेट एक्सचेंज रेट को संभालने के लिए बढ़ा रहे हैं। मेरे सर, क्या करना चाहिए आरबीआई को, या आपकी उम्मीदें क्या है? अब मेरी उम्मीद यह है कि 25 बेसिस पॉइंट्स 25.25% बढ़ाएंगे। ये तो आपको ऐसा लगता है कि वो बढ़ाएंगे? आपको क्या लगता है, बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्लोबली जिस तरह से इन्फ्लेशन का हवा फैला हुआ है, तो सेंट्रल बैंक्स को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी री एस्टेब्लिश करनी है। तो ऐसे ऐसे अनसर्टन माहौल में भी आप देखें अगर, तो फेडरल रिजर्व ने भी टाइटनिंग करना बंद नहीं किया। ईसीबी ने 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया 2 हफ्ते पहले। तो मेरे ख्याल से ये जो एक सेंट्रल बैंकर्स का उद्देश्य है कि उनकी क्रेडिबिलिटी री एस्टेब्लिश हो, क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टिमुलस कर दी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा था रिकॉर्ड लेवल तक, तब वो बोले थे ट्रांजिटरी है, ये तो चला जाएगा। सडनली 2022 में सबको लगा ये तो ट्रांजिटरी नहीं है, शायद स्टिकी हो गया। तो जो जो गलती पीछे की है उसको शायद ओवर कॉम्पेंसेट भी कर ले ये लोग, बट दैट्स द वे साइकोलॉजी सबकी होती है। तो मेरे ख्याल से ये करते रहेंगे, ये उम्मीद है मुझे। प्लस इंडिया में जस्ट अभी न्यूज़ आया कि स्मॉल सेविंग्स रेट के जो नेक्स्ट क्वार्टर के रेट्स हैं वो 20 बेसिस पॉइंट्स से 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि
एक पूरा सिस्टम है वो ऊपर जा रहा है और जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है वो रेज ना करे, मेरे ख्याल से उसको भी मैच करने के लिए बैंक, क्योंकि बैंक को डिपॉजिट अट्रैक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है और वो हायर रेट्स पे ही होगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लास्ट एक दो हफ्ते में जो CD रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो 25 बेसिस पॉइंट्स कोई सरप्राइज नहीं होगा। बैंक के पास डिपॉजिट शायद इसलिए ना कि उन्होंने डिपॉजिट रेट बढ़ाया नहीं ना सर, वो 10 बेसिस पॉइंट 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं और इंटरेस्ट रेट 10% कर दिया आपने। तो आप ठीक, आपकी अपनी मैकेनिज्म चलती है वो जैसे आप चलाएं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस में तो इसलिए बढ़ रहे हैं, स्मॉल सेविंग्स में, क्योंकि वो आप फॉलो द ट्रेंड वाली बात हो गई। अभी RBI ने भी अपना 8.51 कर दिया है 2033 वाले बॉन्ड का, तो वो तो आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे है कि एक ऐसी पिक्चर मैं आपके सामने खींचता हूँ, 16 से 17% की क्रेडिट ग्रोथ, फैंटास्टिक, बिलो 4% NPA इंडस्ट्री वाइड बैंकिंग का, और SMEs को, रिटेल को ज़बरदस्त लोन हो रहा है, कॉर्पोरेट लोन भी खूब हो रहा है, कई ब्यांकों में 22-24% की ग्रोथ है। लेकिन ये पीक पे खड़े हैं। रिपोर्ट से बताती है कि जो होम लोन जा रहा है, जहां से सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन आता है, उसमें 45-46% कंट्रीब्यूशन होता है बिलो 30 लाख के टिकट साइज का होम लोन का, जो अब घट के 36 पे आ गया है। तो अगर आप ये बढ़ाते रहेंगे और मेरे पास बहुत अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की सैलरी नहीं है, तो फिर आपकी ये जो 16% है, जो एक्सपेक्टेशन है FY24 में 12-14% रहेगी, ये गिरेगी। तो आप एक बड़ा नुकसान करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको फेड को फॉलो करना है। अरे फेड का तो 2% का टारगेट है, हमारा तो वैसे भी उससे कहीं ज्यादा टारगेट है। नहीं, पर हमारा भी जो 2 से 4 की रेंज थी, वो 4 तो हमने कभी अचीव किया ही नहीं। 2 तो छोड़िए, 4 भी नहीं किया हमने अचीव कितनी बार। तो ये जो 2 से 4 की रेंज है, अगर वो स्टिकी रहती है हमेशा के लिए, तो अगेन एक फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई इन्फ्लेशन की रहती है, वो तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं सेंट्रल बैंकर्स इंक्लूडिंग RBI। तो मेरे ख्याल से और जैसे अनुराग ने भी कहा, इंडिया में मैंने देखा है कि चाहे वो कॉर्पोरेट क्रेडिट हो, चाहे कंज्यूमर क्रेडिट हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन्स हो, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा कोरिलेशन है, न कि इंटरेस्ट रेट से। तो अगर जॉब क्रिएशन नहीं है, अगर ग्रोथ नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट काटने से भी क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगी, और अगर जॉब क्रिएशन है और फील गुड है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी क्रेडिट ग्रोथ घटेगी नहीं। तो इट्स ऑल लिंक टू GDP ग्रोथ। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन का उद्देश्य जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए और रेट्स बढ़ेंगे। ओके, अजय सर, आपको क्या लगता है RBI क्या कर सकता है और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, RBI मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा रेट, और बिल्कुल करेक्ट बढ़ाएगा, बिकॉज आपने तो सारी बात जो करी वो एक तरफ की करी जो लोग बोरो करते हैं। आप ये देखिए कि जो लोग सेव करते हैं उनको पिछले दशक में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनके डिपॉजिट का इन्फ्लेशन से बहुत नीचे रहा है। पहली बार थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, और ये रेट जो आर्टिफिशियली RBI ने इंडिया में बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करी, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट दबा के, उसका नतीजा आपने देखा है। NPAs बेहतर बढ़े, उसके बाद में मिसमैनेजमेंट बढ़ी बेतरीके से, और बैंक के प्रॉफिट बढ़े, डिविडेंड हो गया, लेकिन इकोनॉमी को कुछ नहीं मिला। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट वहीं की वहीं रही है। जब तक आप सेवर्स को आप पॉजिटिव रेट नहीं देंगे और वो रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स भी थीसिस लगेंगी कि यार ये मुझे कमाना है मिनिमम, या आपने एक्सेस लिक्विडिटी डाल दी सिस्टम के। आपने बोला कि RBI ने नोट नहीं छापे, बिल्कुल गलत बोला आपने, बिल्कुल गलत बोला, बिकॉज बेतहाशा लिक्विडिटी RBI ने डाली बैंकों के अंदर में, और जिससे कि डिपॉजिटर्स का रेट 3%, 4%, 2% सेविंग बैंक में हो गया था। तो RBI ने अपने तरीके से डाली लिक्विडिटी, फेड ने अपने तरीके से डाली दोनों ने बेहतर लिक्विडिटी, बट पहली बार सेवर्स का रेट पॉजिटिव होगा। दूसरी बात है, इन्फ्लेशन की मार सबसे ज्यादा लोएस्ट एंड पे होती है, जो आपने के शेप की बात करी। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंजम्पशन उसके लिए तो बहुत जो बेसिक रॉ मटेरियल खाना है, ये पेट्रोल है, कंपनी में गया, खाना पीना बहुत छोटा पार्ट ऑफ कंजम्पशन है। एक गरीब आदमी के लिए एजुकेशन, दूध का दाम और ये सब चीजें बहुत बड़ी हैं। तो अगर आप इन्फ्लेशन को टेम नहीं करेंगे, जो इंडियन RBI ने टेम नहीं किया, और इंडियन RBI ने तो बल्कि लास्ट मीटिंग में RBI गवर्नर ने लिटरली बोल दिया था कि अब हमें लगता है कि हम क्या करें, इन्फ्लेशन 6% ऊपर चली रहा है। उसको देखते हुए, दो चीजें देखते हुए, इन्फ्लेशन को तोड़ना जरूरी है अगर किसी भी गरीब को इस देश में रहना है। और दूसरी बात है, जो सेवर है उसको पॉजिटिव रेट नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी नहीं चल सकती। दोनों को देखते हुए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए और इन्फ्लेशन को तोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में अब भी
हर कंपनी 1 अप्रैल से दाम बढ़ा रही है हर प्रोडक्ट के। आप फिर देखिए, चाहे आप ऑटोमोबाइल ले लीजिए, चाहे कंज्यूमर ले सर लीजिए। अजय सर, हाँ जी, 4.5-5% की जीडीपी ग्रोथ है और 7.5-8% की